डार्क कथा। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन बुरी तरह घबराया हुआ था। उसे आज रात हर हाल में काली घाटी गांव पहुंचना था, लेकिन समस्या ये थी कि वह आज तक उस गांव में जाना तो दूर, उसने उसका रास्ता तक नहीं देखा था। आर्यन को बस इतना पता था कि काली घाटी गांव इसी दिशा में कहीं है। जैसे जैसे वह अपनी साइकिल के पैडल मार रहा था, जंगल का रास्ता और भी डरावना होता जा रहा था। डर से अपना ध्यान हटाने के लिए वह खुद से ही बड़बड़ाने लगा। क्या मुसीबत है यार, कहां फंस गया मैं? किसी से रास्ता पूछ लेना चाहिए था। इस सुनसान रास्ते पर तो परिंदा भी नजर नहीं आ रहा। बस एक बार काली घाटी गांव पहुंच जाऊं, फिर चैन की सांस लूंगा। तभी थोड़ा आगे जाने पर उसे एक पुराना सा घर दिखाई दिया, लेकिन वह किसी इंसान का घर नहीं था, बल्कि वह एक मुर्दा घर था। वहां बसी हुई वह अजीब सी खामोशी देखकर आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बिना पीछे मुड़े अपनी साइकिल के पैडल और तेज तेज मारने शुरू कर दिए। कुछ दूर और आगे जाने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक ढाबा दिखाई दिया। उस ढाबे पर एक लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी। वहां उस एक शख्स के सिवा और कोई नहीं था। आर्यन ने अपनी साइकिल रोकी और साइकिल से नीचे उतरकर हांफते हुए उसके पास गया। भाई साहब नमस्ते, मेरा नाम आर्यन है। मुझे अर्जेंट काम से काली घाटी गांव जाना है, पर मुझे रास्ता नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं कि काली घाटी गांव यहां से कौन सा रास्ता जाएगा? रास्ता भी बता दूंगा, लेकिन आओ पहले बैठ जाओ। जंगली मुर्गे का ताजा मांस पक रहा है, एक बार खाओगे तो बार बार इस ढाबे पर आओगे। ढाबे वाले की बातें सुनकर आर्यन का गला सूख गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। उस सुनसान रास्ते पर ताजा मांस, वो भी जंगली मुर्गे का। ये सुनकर आर्यन के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? बैठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ताजा मुर्गा पका के रखा है। नहीं चाचा, मुझे भूख नहीं है। आप बस मुझे काली घाटी गांव का रास्ता बता दीजिए। बेटा, इस वक्त इतने सुनसान रास्ते में जाना ठीक नहीं है। तुम आज की रात यहीं सो जाओ। रात भी काफी हो गई है, कल सुबह होते ही निकल जाना। इस जंगल में रास्ता नहीं, सिर्फ काल मिलता है। तुम चुपचाप बैठो, मैं पानी लेकर आता हूं। ये सब देखकर आर्यन घबरा जाता है। वहां का नजारा देखकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी आर्यन दबे पांव अपनी साइकिल की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक सामने से वो ढाबे वाला आने लगता है। कहां जा रहे हो भाई? मेहमान तो खाना खाकर ही जाते हैं, लेकिन तुम डर क्यों रहे हो? अब काली घाटी गांव पहुंचने की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो इस ढाबे पर आता है वो हमेशा के लिए यहीं का मेहमान बनकर रह जाता है। और अब तुम ही मेरा अगला शिकार हो। इतना कहते ही उस ढाबे वाले का चेहरा नीला होने लगा और उसकी आंखें पूरी तरह खाली होने लगी। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो एक आदमखोर छलावा था, जो दशकों से उस रास्ते पर आने वाले राहगीरों का शिकार कर रहा था। आर्यन अपनी जान बचाकर अपनी साइकिल वहीं छोड़कर वहां से अंधेरे जंगल की तरफ भागने लगा, लेकिन पीछे से एक भयानक हंसी की आवाज उसका पीछा करने लगी। हंसी की आवाज और तेज कदमों की आहट आर्यन के और करीब आती जा रही थी। जंगल के पेड़ों ने जैसे उसे चारों तरफ से घेर लिया हो। आर्यन बिना पीछे मुड़े जंगल की झाड़ियों को चीरते हुए भागने लगा। पीछे से आती वो भयानक हंसी की आवाज आर्यन के कानों में अब भी गूंज रही थी। लगा थोड़ा आगे जाने के बाद आर्यन को एक कच्ची सड़क दिखाई देने लगी। उस सड़क के किनारे एक बड़ा सा पत्थर गड़ा हुआ था और उस पत्थर पर लिखा था, काली घाटी गांव में आपका स्वागत है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मैं सही सलामत काली घाटी गांव पहुंच गया। जैसे ही आर्यन ने गांव की सीमा में कदम रखा, पीछे से आ रही वो डरावनी आवाजें अचानक शांत हो गईं।
ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उस आदमखोर छलावे को गांव में आने से रोक रही हो। थोड़ी दूर जाने के बाद आर्यन काली घाटी गांव के अंदर पहुंच गया। गांव के बाहर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं बाहर बैठा एक बूढ़ा चौकीदार बलदेव आग जलाकर बैठा हुआ था। आर्यन धीरे धीरे उसके पास जाता है। बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात को इस रास्ते से? क्या तुम उस ढाबे से होकर आए हो? हाँ नाना, मैं उसी ढाबे से होकर आया हूँ। उस आदमखोर से मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, जो उस ढाबे से बचकर यहां तक पहुंच गए। वो ढाबा भैरव सिंह का था। आज से ठीक 25 साल पहले अमावस्या की रात उस ढाबे पर बिजली गिरी थी और उसी हादसे में भैरव सिंह और वहां बैठे सभी ग्राहक वहीं मारे गए थे। तब से उस भैरव सिंह की आत्मा आदमखोर बनकर उस रास्ते पर भटक रही है और वो आने जाने वाले राहगीरों को अपना शिकार बनाती है। बलदेव काका की बातें सुनकर आर्यन के होश उड़ गए। आर्यन की साइकिल अभी भी उसी खौफनाक ढाबे के पास खड़ी थी, लेकिन उसे लेने वापस जाने की हिम्मत अब आर्यन में कभी नहीं होने वाली थी। तभी अचानक गांव के मंदिर की घंटी बजने लगी, जैसे कोई अनहोनी टलने का संकेत हो। लेकिन कौन जाने वो अनहोनी को टालने का संकेत था या किसी भयानक तूफान के आने का। आर्यन बलदेव काका की बातें सुनकर सरपंच जी के बड़े घर की तरफ जाने लगा और जैसे ही आर्यन सरपंच के घर की देहरी पर पहुंचा, तभी एक बर्फीली हवा का झोंका उसकी गर्दन को छूकर गुजर गया। सरपंच जी, मेरा नेम आर्यन है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तभी अंदर से एक भारी और ठंडी आवाज आई। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आर्यन घर के अंदर चला जाता है। सरपंच जी एक पुराने दीवान पर बैठे होते हैं। कमरे में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैली हुई थी, जैसे अंदर कहीं चूहे मरे पड़े हों। तो बेटा, तुम्हारा सफर कैसा रहा? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? भैरव सिंह ने तुम्हारी खातिरदारी तो ठीक से की थी ना? आप उस भैरव सिंह को जानते हैं सरपंच जी? उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आदमखोर है। अरे बेटा, वो कोई आदमखोर नहीं है, बल्कि मेरा ही पुराना वफादार नौकर है। उसे ताजा गोश्त पसंद है। पर तुम लोग तो खुशनसीब निकले कि मंदिर की घंटी ने तुम्हें बचा लिया। ये आप क्या कह रहे हैं सरपंच जी? मैं तो एक सीधा साधा पोस्टमैन हूँ और मेरी पोस्टिंग इस गांव में हुई है, लेकिन अब मुझे इस मनहूस गांव में एक पल भी नहीं रुकना। तुम्हें यहाँ आने की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। ऐसे तुम नहीं भाग सकते। पूरा गांव तुम्हारा गर्म खून पीने और ताजा मांस खाने के लिए बेताब है। जरा दरवाजे के बाहर तो देखो। आर्यन ने घर के बाहर देखा तो सारे गांव वाले सरपंच के घर को घेर चुके थे। सरपंच जी, ये सब क्या है? मुझे जाने दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दीजिए। अरे, अभी तो दावत शुरू हुई है। भैरव सिंह, ओह भैरव सिंह, आजा भाई, शिकार घर के अंदर ही बैठा है। अचानक कमरे की परछाई से वही लंबा डरावना धब्बेदार भैरव सिंह बाहर निकला। उसके हाथ में वही तेज धार वाली कुल्हाड़ी थी। ढाबे से तो बचकर आ गए, अब कहां जाओगे? आज तो तुम्हारा ताजा मांस खाकर ही रहूंगा। मुझे जाने दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? भैरव सिंह, ज्यादा देर मत लगा। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से इसका मांस खिला। आज तो पूरी रात जम के जश्न मनाएंगे। जी मालिक, अभी खिलाता हूं। ये सुनकर आर्यन की रूह कांप गई, क्योंकि वो लोग इंसान नहीं, शैतान थे। पूरा का पूरा गांव ही चालबाज था। आर्यन उन्हें चकमा देकर डर के मारे कमरे से बाहर भागा। जैसे ही आर्यन बाहर निकला, बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा गांव ही सरपंच जी के घर के बाहर जमा था।
सब गांव वाले एक कतार में खड़े थे और उनके चेहरों पर एक ठंडी और डरावनी मुस्कान झलक रही थी। तभी सरपंच जी और भैरव सिंह भी वहां आ जाते हैं। कहां जाओगे झुक बचकर? काली घाटी गांव की सड़कें हिलती रहती हैं। तुम जितना मर्जी जिधर मर्जी भाग लो, घूम फिरकर यहीं आना पड़ेगा। अब तुम बच नहीं सकते। मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे बस अपने घर जाना है। बेटा, बिगाड़ा तो हमने भी किसी का नहीं था। ये बात आज से ठीक 5 साल पहले की है। चुनाव का समय था। एक नेता गांव में आया था सबसे वोट मांगने। वो नेता बहुत अहंकारी था और सबको डरा धमकाकर वोट मांग रहा था। लेकिन हम गांव वाले जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं थे। किसी ने भी उसे एक भी वोट नहीं दिया। जब चुनाव का नतीजा आया तो वो हार चुका था। हारा हुआ मुंह लेकर गुस्से में वो फिर गांव में आया अपने कुछ गुंडों के साथ। उसने एक एक गांव वाले को पकड़कर जबरदस्ती झर खिला दिया और बाहर लोगों से कह दिया कि सब गांव वाले एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गए हैं। तब से बेटा, हमारी आत्माएं यहीं भटक रही हैं। ये सुनकर आर्यन के होश उड़ गए। सब गांव वालों के चेहरों पर दर्द साफ झलकने लगा। आर्यन को समझ आ गया कि उन गांव वालों के साथ कितना बुरा हुआ। वो लोग दिल के बुरे नहीं हैं। सरपंच जी, आप लोगों के साथ सच में बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग बेगुनाहों को सजा दें। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं सबको ये सच्चाई बताऊंगा और हम सब हर साल इस गांव में आएंगे और मंदिर में दिए जलाएंगे, आप सबकी शांति के लिए। अचानक सब गांव वालों के चेहरों पर खामोशी छा गई। तभी पूरे गांव में तेज हवा चली, धूल का बवंडर उठा और सरपंच जी, भैरव सिंह और सभी गांव वाले धीरे धीरे गायब होने लगे। सरपंच जी की आखिरी अदृश्य बातें सुनकर आर्यन काली घाटी गांव से जाने लगता है। रात के लगभग 2 बज चुके थे, लेकिन अब वो रास्ता डरावना नहीं बल्कि शांत लग रहा था और वो डरावनी आवाजें भी आनी बंद हो गई थीं। काली घाटी गांव अब डर नहीं बल्कि एक याद बन चुका था, क्योंकि आर्यन जान चुका था कि वहां कुछ ऐसी रूहें हैं जो आज भी एक बेहतर अंत की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, सिर्फ डाक कथा पे।